साल 2012 के फरवरी महीने में उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव होने जा रहे थे। मुख्यमंत्री थी बसपा मुखिया मायावती। इसी चुनाव में बस्ती जिले की एक जेल में कैद एक खूंखार माफिया अपने रसूख को वापस हासिल करने के लिए चुनावी मैदान में उतरता है। लेकिन चुनाव प्रचार करने के लिए सबसे पहले चाहिए थी जमानत। इसलिए चुनाव से ठीक पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक जमानत याचिका डाली जाती है। लेकिन हाईकोर्ट के 10 जजों ने इस जमानत याचिका पर सुनवाई करने से भी अपने पैर पीछे खींच लिए। किसी जज की हिम्मत नहीं हुई कि वो इलाहाबाद के इस चर्चित माफिया की जमानत याचिका पर सुनवाई तक कर ले। आखिर में एक जज जस्टिस डीपी सिंह इस जमानत याचिका पर सुनवाई करने के लिए राजी होते हैं। इस 11वें जज के द्वारा भी इस माफिया की जमानत को मंजूरी दे दी जाती है। बस्ती जिले की जेल में कैद इस दुर्दांत माफिया का नाम था अतीक अहमद, जो कहने को सांसद भी रहा, विधायक भी रहा, लेकिन असल काम उसका कुछ और ही था। आखिर कैसे एक गरीब तांगे वाले का बेटा यूपी का सबसे खूंखार माफिया डॉन और फिर सांसद तक बन गया? कौन था अतीक अहमद, जिसके लिए प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती कहती थी कि उससे मेरी जान को खतरा है? कौन था अतीक अहमद, जिसके ऊपर 1 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, बल्कि 100 से अधिक क्रिमिनल केस दर्ज थे? कौन था वो अतीक अहमद जिस पर बसपा के एमएलए राज्यपाल की दिन दहाड़े हत्या करने के आरोप लगे? आखिर कौन था वो डॉन जिसकी हत्या के बाद इलाहाबाद के लोग अतीक के नाम से कांपने लगे थे? और ये उमेश पाल हत्याकांड क्या है, जो 5 बार के विधायक और 1 बार सांसद रहे अतीक अहमद के अंत का आखिरी कारण बनता है? अतीक के राजनीतिक सफर में कौन उसके दुश्मन थे और किसने उसे यहां तक पहुंचाया? इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे आज के इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं श्याम मीरा सिंह। 26 दिसंबर 2018 का दिन, जगह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। कुछ गुंडे एक बिजनेसमैन को किडनैप कर लेते हैं और यहां से 300 किलोमीटर दूर देवरिया ले जाते हैं। वो भी ऐसी वैसी जगह नहीं, सीधे देवरिया की जेल में, जहां कैद था इलाहाबाद का सबसे बड़ा डॉन माफिया अतीक अहमद। देवरिया जेल में ही इस बिजनेसमैन के हाथ पैर बांध दिए जाते हैं, मुंह में कपड़ा ठूसकर जी भर के पीटा जाता है, प्रॉपर्टी के लिए सादे कागज पर साइन करवा लिए जाते हैं और अंत में कहा जाता है तुम जिंदा इसलिए बच गए क्योंकि जेल में हो, वरना तुम्हारी हत्या कर दी जाती। इस पूरी घटना की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी जाती है। ऐसा इसलिए ताकि लोगों में दहशत बनी रहे। बिजनेसमैन जो पीटे गए उनका नाम था मोहित जायसवाल और अपहरण और रंगदारी का साम्राज्य जेल से ही चला रहे इस माफिया डॉन का नाम था अतीक अहमद। अतीक के आतंक का ये एक बहुत छोटा सा ट्रेलर मात्र था, लेकिन हम आपके सामने उसकी पूरी आतंकी फिल्म रखेंगे। दौर चल रहा था 1979 का, जब प्रयागराज इलाहाबाद हुआ करता था। उन दिनों यहाँ नए कॉलेज बन रहे थे, उद्योग लग रहे थे और खूब ठेके बांटे जा रहे थे। इलाहाबाद में ही एक मोहल्ला है चकिया, जहां फिरोज अहमद नाम के एक शख्स हुआ करते थे। तांगा चलाकर अपने परिवार का पेट पालते थे। इन्हीं फिरोज का बेटा था अतीक, जिसका जन्म साल 1962 में हुआ। इसी अतीक का पढ़ने में कम, दहशत फैलाने पर ज्यादा फोकस था। 10वीं का रिजल्ट आया तो अतीक फेल हो गया, लेकिन अतीक के पास अपने कुछ रास्ते थे, जिन रास्तों पर पहला कदम रखा 17 साल की उम्र में। 17 वर्ष की उम्र में ही अतीक पर हत्या का केस दर्ज हो जाता है। यहां से अतीक हत्या, रंगदारी और वसूली के धंधे में ऐसा घुसा कि फिर कभी बाहर नहीं निकला। इलाहाबाद में लोग अतीक के रसूख से खौफ खाने लगे। पुलिस प्रशासन में इसके नाम का डर बैठ गया। लेकिन अपने खौफ के जाल से अतीक अब भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं था, क्योंकि अब भी इलाहाबाद में अतीक अहमद से बड़ा आपराधिक साम्राज्य किसी और का था, जिसे लोग चांद बाबा के नाम से पुकारते थे। चांद बाबा का असली नाम था शौक इलाही। चांद बाबा की दहशत के कारण पुलिस और नेता उसे मारना तो चाहते थे, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई। इस चांद बाबा का वर्चस्व यह था कि इलाहाबाद के चौक और रानी मंडी में अगर कोई वर्दी वाला पहुंच गया तो बगैर पिटे वापस नहीं जाता था। यानी नेताओं और पुलिस वालों के पास एक ही रास्ता था, खौफ के सामने खौफ को खड़ा कर दिया जाए। यही कारण है कि शुरुआत में अतीक को नेताओं और पुलिस वालों की सह मिलने लगी। धीरे धीरे अतीक की तूती बोलने लगी। 7 साल बीते कि अब अतीक चांद बाबा से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका था। अतीक के गुरुओं का नेटवर्क बढ़ने लगा, लेकिन जिस अतीक को शुरुआत में पुलिस और नेताओं ने सह दी, अब वो अतीक ही उनके लिए कैंसर बनता जाता है। साल 1986 के वक्त उत्तर प्रदेश और केंद्र दोनों में ही कांग्रेस की सरकार थी। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और वीर बहादुर सिंह यूपी के मुख्यमंत्री थे। वीर बहादुर सिंह अतीक अहमद के अपराधों पर रोक लगाना चाहते थे, इसलिए अपहरण और लूटपाट और हत्या के मामलों में पुलिस उसे जगह जगह तलाशने में जुट जाती है। आखिरकार पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जिस साल अतीक अहमद को गिरफ्तार किया गया वो साल था 1986 का। यही वो वक्त था जब अतीक को समझ आ गया कि अब जेल से बचने के लिए सिर्फ एक ही जगह है, और वो जगह है
राजनीति, वो राजनीति जहां जाकर दुर्दांत से दुर्दांत अपराधी भी मानवीय और सम्मानीय हो जाता है। इसलिए गली छाप गुंडई छोड़कर अतीक अहमद ने संवैधानिक तरीके से गुंडई करने का निर्णय लिया। साल 1989 में यूपी में विधानसभा चुनाव होने जा रहे थे। इन चुनावों से पहले ही अतीक जेल से छूट आता है और पहली बार विधायकी का चुनाव लड़ने का निर्णय लेता है। उससे पहले ही अतीक पर 20 क्रिमिनल मामले दर्ज हो चुके थे। अतीक का इलाहाबाद यानी आज के प्रयागराज के पश्चिमी हिस्से पर दबदबा हो चुका था। इसलिए 1989 में पहली बार विधायकी लड़ने का शुभ कार्य भी इसी पावन भूमि से किया गया। लेकिन किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया, इसलिए अतीक निर्दलीय ही खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसे पता था कि चुनाव जीतने के लिए उसका नाम ही काफी है, उसे किसी पार्टी की जरूरत नहीं है। अतीक के सामने कांग्रेस के गोपाल दास यादव प्रत्याशी थे। साथ ही अतीक का बढ़ता दबदबा चांद बाबा को भी अखरने लगा, इसलिए वो भी अतीक को हराने के लिए चुनावी मैदान में खड़ा हो जाता है। चुनाव हुआ, नतीजे आए, लेकिन इन नतीजों ने इलाहाबाद की धरती पर एक पुराने माफिया का सूरज डुबा दिया और एक नए खूंखार बाहुबली को विधानसभा पहुंचा दिया। यानी अतीक को इन चुनावों में जबरदस्त जीत मिलती है, चांद बाबा को हार। विधायक बनने के बाद अतीक ने सबसे पहले उसे ही खत्म करने का फैसला लिया जो उसके दहशत के साम्राज्य में सबसे बड़ा रोड़ा था, यानी चांद बाबा उर्फ शौक इलाही। विधायक बनने के करीब 3 महीने के बाद ही अतीक अपने गुर्गों के साथ रोशनबाग में चाय की टपरी पर बैठा था। अचानक चांद बाबा अपनी गैंग के साथ वहां आया और दोनों गैंग के बीच गैंगवार शुरू हो जाता है। पूरा बाजार गोलियों, बम और बारूद से पट गया। इसी गैंगवार में चांद बाबा की मौत हो जाती है। चांद बाबा की हत्या का आरोप अतीक अहमद पर लगा, लेकिन विधायक होने की वजह से उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। चांद बाबा की मौत के पीछे गैंग की मुठभेड़ को कारण बताया गया। आज तक अतीक इस मामले में दोषी साबित नहीं हो पाया। अतीक के राजनीतिक रसूख की वजह से कुछ महीनों में ही एक के बाद एक करके चांद बाबा का पूरा गैंग खत्म हो गया। चांद बाबा के ज्यादातर गुर्गे मार दिए गए, बाकी वहां से भगा दिए गए। अगले 2 साल तक अतीक का साम्राज्य ऐसे ही फलता फूलता रहता है। 90 के दशक की शुरुआत हो चुकी थी। ये वो वक्त था जब राम मंदिर आंदोलन चरम पर था। साल 1990 और 91 में पूरा उत्तर प्रदेश राम मंदिर आंदोलन की लहर में झूम रहा था। दूसरी तरफ 11वीं विधानसभा के चुनावों का बिगुल फूंक चुका था। यूपी में भाजपा का माहौल बना हुआ था। इस चुनाव में 425 सीटों में से अकेले भाजपा को 221 सीटें मिलती हैं, लेकिन इस चुनाव में भी अतीक का जलवा कायम रहा। चुनाव में निर्दलीय खड़े होकर भी अतीक अहमद ने भाजपा के रामचंद्र जायसवाल को 15,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हरा दिया। इसके बाद साल 1992 में बाबरी मस्जिद ढहा दी गई और कल्याण सिंह की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। इसलिए 5 साल पूरे होने से पहले ही साल 1993 में एक बार फिर यूपी विधानसभा के चुनाव होते हैं। इस चुनाव में सपा और बसपा के गठबंधन ने मिलकर भाजपा को हरा दिया और मायावती के समर्थन से मुख्यमंत्री बने मुलायम सिंह। वहीं इस चुनाव में भी पश्चिमी इलाहाबाद सीट से भाजपा ने अतीक अहमद के सामने तीरथ राम कोहली को मैदान में उतारा, लेकिन नतीजा नहीं बदला। अतीक अहमद फिर बड़े अंतर से तीसरी बार भी विधानसभा का चुनाव जीत जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि अतीक की विधानसभा में हर बार बूथ कैप्चरिंग होती थी, लेकिन कोई भी इसकी शिकायत करने प्रशासन के पास नहीं जाता था। साल 1993 के चुनावों में लगातार तीसरी बार मिली जीत ने अतीक अहमद के राजनीतिक कद को बढ़ा दिया। यही वो वक्त था जब सपा मुखिया और प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने अतीक को लखनऊ बुलवाकर अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। यह पहली बार था जब अतीक को किसी राजनीतिक पार्टी से आधिकारिक संरक्षण मिला। वहीं दूसरी तरफ मुलायम सिंह और मायावती की गठबंधन में दरारें आने लगी। इस मनमुटाव के चलते बसपा ने 2 जून 1995 के दिन सपा सरकार से समर्थन वापसी की घोषणा कर दी। मगर इस दिन जो हुआ उसे यूपी की राजनीति का सबसे काला दिन कहा जाता है। मायावती लखनऊ के स्टेट गेस्ट हाउस में अपने विधायकों के साथ मीटिंग कर रही थी, लेकिन तभी शाम के करीब 4 बजे मुलायम समर्थक बाहुबलियों की फौज वहां आ धमकी और बसपा विधायकों से मारपीट करने लगी। हिंसा देख मायावती एक कमरे में बंद हो जाती हैं, लेकिन सपा समर्थकों ने गेट पीटना शुरू कर दिया, यहां तक कि जाति सूचक गालियां भी दी। वहीं एसएसपी ओपी सिंह भी वहां मौजूद थे, लेकिन हमले को रोकने के बजाय सिगरेट पीते रहे। सपा समर्थकों का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा था। इसी बीच रात के 9-10 बजे के बीच राज्यपाल और भाजपा नेताओं के दखल के बाद भारी संख्या में पुलिस बल गेस्ट हाउस के पास में पहुंच जाता है। तब जाकर मायावती को वहां से निकाला जा सका। अगले दिन भाजपा, कांग्रेस और जनता दल और कम्युनिस्ट पार्टी ने मायावती को समर्थन दे दिया और इस तरह 3 जून 1995 के दिन मायावती देश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बन जाती हैं। माना जाता है कि इस गेस्ट हाउस कांड में मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव के अलावा बाहुबली अतीक अहमद का भी हाथ था, लेकिन मायावती लंबे समय तक मुख्यमंत्री बनी नहीं रह सकी। 4 महीने बाद ही 18 अक्टूबर 1995 के दिन भाजपा ने मायावती को दिया अपना समर्थन वापस ले लिया। अब कोई ऐसी पार्टी नहीं थी जो अपने बल पर सरकार बना सकती, किसी के पास बहुमत नहीं था, इसलिए यूपी में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। इसे आगे कहानी में जो मोड़ आते हैं
वे मोड़ ही आगे जाकर साल 2023 में अतीक की जिंदगी का सबसे बड़ा टर्न साबित होते हैं। गेस्ट हाउस कांड के बाद मायावती पहली बार भाजपा के समर्थन से जून 1995 में उत्तर प्रदेश की सीएम बन चुकी थी, लेकिन 4 महीने बाद ही उनकी सरकार गिर जाती है। इसलिए अब साल 1996 के विधानसभा चुनावों की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। अब तक पश्चिमी इलाहाबाद सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे अतीक को सपा से टिकट मिल जाती है। यहीं से अतीक लगातार 3 बार से निर्दलीय ही चुनाव जीतता आ रहा था। इसलिए इस बार सपा के समर्थन के कारण अतीक 35,000 से भी अधिक वोटों से चुनाव जीतता है। लेकिन इस चुनाव के 3 साल बाद ही अतीक का सपा से विवाद हो जाता है और इसका कारण बनी फूलपुर की एक घटना। दरअसल फूलपुर में अपना दल के मुखिया सोनेलाल पटेल की रैली पर पुलिस ने लाठीचार्ज की थी और इसके बाद सोनेलाल पटेल को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। कहा जाता है कि सोनेलाल पटेल को जेल में यातनाएं भी दी गई, जिसके विरोध में अतीक अहमद खुलकर समर्थन में आ जाते हैं और सोनेलाल पटेल से मिलने के लिए जेल जाते हैं। यहीं से अपना दल और सोनेलाल पटेल के साथ अतीक का रिश्ता बेहतर होता चला जाता है। सोनेलाल पटेल उस समय कुर्मी जाति के सबसे मजबूत नेता के तौर पर जाने जाते थे और उनकी पार्टी के पास कुर्मी और मुस्लिम वोट बैंक था। इसलिए अतीक भी सोनेलाल पटेल के साथ गठजोड़ करके इलाहाबाद की सीट पर अपना दावा और अधिक मजबूत करना चाहता था। साल 1999 में अतीक सपा से अलग होकर सोनेलाल पटेल की पार्टी अपना दल में शामिल हो जाता है। अब 2002 में एक बार फिर यूपी विधानसभा के चुनाव हुए तो इस बार अतीक सपा के खिलाफ अपना दल के टिकट पर चुनाव लड़ता है। इस बार भी अतीक 11,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से लगातार 5वीं बार विधायक बन जाता है, जबकि उस वक्त अपना दल पार्टी के सर्वे सर्वा सोनेलाल खुद अपना चुनाव हार चुके थे। अपना दल को सिर्फ 2 सीटें मिली थी, पहली अतीक अहमद की इलाहाबाद पश्चिमी विधानसभा सीट और दूसरी फाफा मऊ की, जहां अंसार अहमद विधायक बने थे। इस जीत ने सपा को संदेश दे दिया कि अतीक जहां भी रहेगा जीतता रहेगा। इसलिए साल 2003 में मुलायम सिंह यादव अतीक को बुलाकर दोबारा पार्टी में शामिल करवा लेते हैं और इस बार इनाम में मिली विधायकी नहीं बल्कि सांसदी, वो भी उस सीट से जहां से भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सांसद थे, यानी फूलपुर लोकसभा सीट से, जो इलाहाबाद के एकदम पास में ही लोकसभा सीट है। साल 2004 के लोकसभा चुनाव होने जा रहे थे। एक तरफ सोनिया गांधी के नेतृत्व में यूपीए का गठबंधन, दूसरी तरफ अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए का गठबंधन। वहीं फूलपुर सीट से सपा की टिकट पर लड़ रहे थे अतीक अहमद के सामने इस बार बसपा की केसरी देवी पटेल थी, लेकिन वो भी अतीक अहमद के माफियाई तूफान को रोक नहीं पाई। इस बार अतीक 64,000 से भी ज्यादा वोटों के अंतर से सांसद बन गया। लेकिन यहाँ कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आता है जो कहीं ना कहीं साल 2023 में जाकर अतीक के लिए उसके अंत का कारण बनती है। इधर साल 2004 के लोकसभा चुनाव में अतीक अहमद फूलपुर सीट से सांसद बनता है। उधर अतीक की पश्चिमी इलाहाबाद वाली सीट खाली हो जाती है, क्योंकि सांसद बनने के वक्त अतीक पश्चिमी इलाहाबाद सीट से ही विधायक था। नियम के अनुसार एक आदमी एक समय पर या तो सांसद बना रह सकता है या विधायक। अतीक ने सांसदी चुनी, इसलिए विधायकी की सदस्यता चली गई। इस वजह से पश्चिमी इलाहाबाद विधानसभा सीट खाली हो जाती है। 6 महीने के अंदर ही उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो जाता है। यहीं अतीक और उसकी राजनीति में एक बड़ा ट्विस्ट आता है, क्योंकि उसे यकीन था कि जो विधायकी की सीट उसने छोड़ी है उस पर उसका भाई अशरफ चुनाव लड़ेगा और आसानी से जीत जाएगा। लेकिन यहां मामला पलट जाता है। अतीक के भाई अशरफ को चुनौती दी बसपा नेता राजू पाल ने, जो कभी अतीक की टीम का हिस्सा हुआ करता था, और अंततः बसपा से चुनाव लड़ रहे राजू पाल ने आखिर में बाजी मार ली। इस सीट पर राजू पाल जैसे नए नवेले नेता की जीत ने अतीक अहमद को अंदर से हिला दिया, क्योंकि अब बात अतीक के रसूख पर आ चुकी थी। अतीक ने तय किया कि राजूपाल को जड़ से ही खत्म कर दिया जाए। इसी के तहत साल 2004 के अक्टूबर महीने में राजूपाल के काफिले पर हमला किया गया। अगले ही महीने राजूपाल के ऑफिस के पास बमबाजी की गई और फायरिंग हुई। दिसंबर में उनकी गाड़ी पर फायरिंग की गई। फिर तारीख आई 25 जनवरी 2005, दोपहर के करीब 3 बज रहे थे। सुलेमसराय का बाजार तिरंगों से सजा हुआ था, क्योंकि अगले दिन गणतंत्र दिवस था। विधायक राजूपाल 2 गाड़ियों के काफिले के साथ एसआरएन हॉस्पिटल से वापस अपने घर नीवा जा रहे थे। सिर्फ 9 दिन पहले ही राजूपाल की शादी हुई थी। रास्ते में राजूपाल को उनके दोस्त सादिक की पत्नी रुखसाना मिली, जिनके स्कूटर की पेट्रोल खत्म हो चुकी थी। राजूपाल ने रुखसाना को देखकर अपनी गाड़ी रोक ली और आगे वाली सीट पर बैठा लिया। राजूपाल खुद क्वालिस गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। पीछे वाली सीट पर संदीप यादव और देवीलाल बैठे हुए थे। पीछे जो स्कॉर्पियो चल रही थी उसमें 4 लोग बैठे हुए थे। काफिला सुलेमसराय के जीटी रोड पर था। तभी बगल से तेज रफ्तार मारुति वैन राजूपाल की गाड़ी को ओवरटेक करते हुए एकदम सामने आकर खड़ी हो जाती है। राजू की गाड़ी सड़क किनारे बांस बल्ली की दुकान पर जाकर भिड़ जाती है। वैन से करीब 5 लोग उतरते हैं और बेतहाशा गोलियों की बौछार करने लगते हैं। राजूपाल को कई गोलियां लगी। फायरिंग करने वाले फरार हो जाते हैं। पीछे की गाड़ी में बैठे समर्थकों ने राजूपाल को एक टेम्पो में लादा और अस्पताल की ओर लेकर भागे। फायरिंग करने वालों को लगा कि राजूपाल अब भी जिंदा है,
एक बार फिर से टेम्पो को घेर कर फायरिंग शुरू कर दी जाती है। करीब 5 किलोमीटर तक टेम्पो का पीछा किया जाता है और गोलियां मारी जाती हैं। अंत में जब राजूपाल जीवन ज्योति अस्पताल पहुंचते हैं तो उन्हें 19 गोलियां लग चुकी थी। डॉक्टरों ने उनको मरा हुआ घोषित कर दिया। इस हत्या का आरोप लगा अतीक पर। राजूपाल की पत्नी पूजा पाल ने अतीक, उसके भाई अशरफ, फरहान और आबिद समेत कई लोगों पर नामजद मुकदमा दर्ज करवाया। राजूपाल की हत्या के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा चुका था। बसपा समर्थकों ने पूरे शहर में तोड़फोड़ शुरू कर दी। बहुत बवाल मचा। राजूपाल की हत्या में नामजद होने के बावजूद अतीक सत्ताधारी पार्टी यानी सपा में बना रहा। सपा ने अतीक पर एक्शन नहीं लिया। राजूपाल की हत्या के बाद साल 2005 में ही फिर से उपचुनाव हुए। इस बार मायावती ने अपनी पार्टी के टिकट पर राजूपाल की पत्नी पूजा पाल को उतारा। वहीं सपा ने दोबारा से अतीक के भाई अशरफ को टिकट दी। पूजा पाल के हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी थी और वो विधवा हो गई थी। लोग बताते हैं कि पूजा मंच से अपने हाथ दिखाकर रोने लगती थी, लेकिन इसके बावजूद पूजा को जनता का समर्थन नहीं मिल सका। इसके पीछे अतीक का खौफ था। यही कारण है कि राजूपाल की हत्या के बाद भी पूजा पाल को सहानुभूति नहीं मिली, लेकिन फिर भी अतीक का भाई अशरफ चुनाव जीत गया। लेकिन इस कहानी में मोड़ यह था कि जिस वक्त राजूपाल की हत्या की जा रही थी तब उसके पीछे वाली गाड़ी में उनके रिश्तेदार उमेश पाल भी मौजूद थे, जो इस पूरी घटना के गवाह थे। हालांकि अतीक के लोगों ने धमकी दी कि वो गवाही ना दें और इस मामले से पीछे हट जाएं, लेकिन उमेश पाल नहीं माने। इस कारण 28 फरवरी 2006 के दिन अतीक के गुंडों ने कथित तौर पर उमेश पाल को किडनैप कर लिया। बिजनेस टुडे की एक खबर के अनुसार उमेश पाल द्वारा अपना बयान वापस लेने से इनकार किए जाने के बाद उन्हें कथित तौर पर धुमनगंज थाना क्षेत्र इलाके के फांसी इमला नाम की जगह से किडनैप कर लिया गया। इसके बाद उमेश पाल को चकिया इलाके में स्थित अतीक अहमद के दफ्तर लाया गया। उमेश पाल को इस दौरान बुरी तरह रात भर पीटा गया। इस मामले में उमेश पाल ने जुलाई 2007 में धुमनगंज पुलिस स्टेशन में अतीक और उसके भाई अशरफ समेत 4 और अन्य लोगों के खिलाफ FIR कराई। इस मामले में क्या हुआ ये इस कहानी के अंत में पता चल जाएगा, क्योंकि आगे चलकर साल 2023 में वकील उमेश पाल का मामला ही अतीक के बेटे असद और अतीक के भाई अशरफ की मौत का कारण बनता है। लेकिन MLA राजूपाल की साल 2005 में हत्या और इस घटना के चश्मदीद वकील उमेश पाल के साल 2006 में हुए अपहरण के बाद भी 17-18 साल तक अतीक का रुतबा जारी रहा। साल 2005 में राजूपाल की हत्या से पहले अतीक पर साल 1989 में चांद बाबा की हत्या और साल 2002 में नसन की हत्या और साल 2004 में मुरली मनोहर जोशी के करीबी बताए जाने वाले भाजपा नेता अशरफ की हत्या के आरोप लग चुके थे। ऐसा कहा जाता है कि जो भी अतीक के खिलाफ सिर उठाने की कोशिश करता था मार दिया जाता था। अतीक के खिलाफ अब तक 50 से अधिक मुकदमे दर्ज हो चुके थे। इसके बावजूद वो सांसद बनकर देश की संसद में बैठा हुआ था। वहीं उत्तर प्रदेश में साल 2003 से लेकर साल 2007 तक मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में सपा की सरकार थी। इस कारण भी अतीक बचा रहा, क्योंकि अतीक सपा से ही सांसद था। लेकिन साल 2007 में हुए यूपी विधानसभा के चुनावों में मायावती की सरकार बन जाती है। मायावती के आते ही अतीक के उल्टे दिन शुरू हो जाते हैं। इसके 2 कारण थे। पहला कारण था अतीक के द्वारा बसपा विधायक राजूपाल की हत्या किया जाना। दूसरा कारण था गेस्ट हाउस कांड। मायावती के आते ही अतीक के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाती है। अतीक को मोस्ट वांटेड घोषित करके गैंग का चार्टर तैयार किया जाता है। पुलिस रिकॉर्ड में गैंग का नाम दर्ज हुआ IS। उस वक्त अतीक की गैंग में 120 से ज्यादा मेंबर थे। 1986 से लेकर 2007 तक अतीक पर 1 दर्जन से ज्यादा मामले केवल गैंगस्टर एक्ट के अंदर ही दर्ज हो चुके थे। अतीक पर 20,000 का इनाम घोषित किया गया। उसकी करोड़ों की संपत्ति सीज कर दी गई, बिल्डिंगें गिरा दी गई। खास प्रोजेक्ट अलीना सिटी को अवैध घोषित कर दिया गया और ध्वस्त कर दिया गया। इस दौरान अतीक फरार रहा। एक सांसद जो इनामी अपराधी था उसे फरार घोषित कर पूरे देश में अलर्ट जारी कर दिया गया। एक दिन अचानक से दिल्ली पुलिस ने कहा, हमने अतीक को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के पीतमपुरा के एक अपार्टमेंट से दिल्ली पुलिस ने उसे अरेस्ट किया था। यूपी पुलिस आई और अतीक को ले गई। अतीक को जेल में डाल दिया गया। साल 2012 तक अतीक जेल में ही अपना साम्राज्य चलाता रहा। अब दोबारा से अपनी ठसक वापस लाने के लिए अतीक साल 2012 में होने जा रहे यूपी विधानसभा का चुनाव लड़ने का फैसला लेता है। अतीक को एक बार फिर पश्चिमी इलाहाबाद सीट से अपना दल से टिकट मिल जाती है, लेकिन चुनाव प्रचार के लिए अतीक का बाहर आना जरूरी था। इसलिए अतीक ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी डाल दी। बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार की वेबसाइट के अनुसार, यानी कि 12 फरवरी 2012 की खबर के अनुसार, अतीक की दहशत के मारे इलाहाबाद हाईकोर्ट के 10 जजों ने उसकी जमानत पर सुनवाई करने से ही इनकार कर दिया। इसके बाद 11वें जज ने अतीक की जमानत की सुनवाई की। 11वें जज ने भी फरवरी 2012 में अतीक को जमानत दे दी। जमानत मिल जाने के बाद जब अतीक इलाहाबाद पहुंचा तो करीब 10,000 लोगों की भीड़ ने अतीक का स्वागत किया। बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार की वेबसाइट के अनुसार उस वक्त अतीक पर 73 आपराधिक मामले चल रहे थे, लेकिन यहां अब अतीक का दबदबा पहले जैसा नहीं बचा था। इसका एक कारण यह भी था कि चुनाव प्रचार के लिए अतीक को बेहद कम वक्त मिला था।
इस कारण भी अतीक ये चुनाव हार गया और हराने वाला कोई और नहीं, वही राजू पाल की पत्नी पूजा पाल थी, जिसकी 2005 में हत्या कराने के जुर्म में अतीक अहमद जेल में बंद था। साल 2012 में यूपी विधानसभा का चुनाव हार जाने के बाद अतीक साल 2014 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट से अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार इलाहाबाद से नहीं बल्कि श्रावस्ती जिले की लोकसभा सीट से। लेकिन इस बार चुनाव में भी अतीक के हाथ में हारी लगती है। भाजपा के नेता ददन मिश्रा ने यह चुनाव जीत लिया था। इस तरह बाहुबली अतीक अहमद का कद लगातार गिरता जा रहा था, लेकिन चुनावों के इस देश में चुनावों की कमी कहां। एक बार फिर साल 2017 में यूपी विधानसभा के चुनाव आ जाते हैं। इस बार सपा ने अतीक को कानपुर कैंट से टिकट दिया, लेकिन 14 दिसंबर 2016 के दिन ही अतीक और उसके 60 समर्थकों पर इलाहाबाद के सियाट्स कॉलेज में तोड़फोड़ और मारपीट का आरोप लग जाता है। अतीक एक निलंबित छात्र की पैरवी करने के लिए कॉलेज गया था। उसने कॉलेज के अधिकारियों को भी धमकाया और वीडियो वायरल हो गई। ये मामला चल ही रहा था कि 22 दिसंबर के दिन अतीक 500 गाड़ियों के काफिले के साथ कानपुर पहुंचता है। इधर अतीक अहमद का काफिला सुर्खियां बटोर रहा था, तो इधर दूसरी तरफ सपा पार्टी के अध्यक्ष बन चुके थे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने अतीक को पार्टी से बाहर निकाल दिया। सियाट्स कॉलेज के मामले में हाईकोर्ट ने भी अतीक को गिरफ्तार करने के आदेश दे दिए। फरवरी 2017 में अतीक को गिरफ्तार कर लिया गया। हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए अतीक से जुड़े सारे मामलों में उसकी जमानत कैंसिल कर दी और इसके बाद अतीक जेल में ही रहा। साल 2017 में यूपी की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आता है। सालों से यूपी की सत्ता से बाहर रही भाजपा हिंदुत्व के झंडे पर सवार होकर बहुमत से चुनाव जीत जाती है और मुख्यमंत्री बनते हैं योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ यूपी की कथित उच्च जाति से आते हैं, इसलिए जातीय संतुलन बनाने के लिए भाजपा ने फूलपुर लोकसभा सीट से सांसद रहे केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम बना दिया। इस कारण केशव प्रसाद मौर्य को अपनी फूलपुर की सांसदी वाली सीट छोड़नी पड़ी, इसलिए फूलपुर लोकसभा सीट पर एक बार फिर उपचुनाव की घोषणा होती है। जेल में बैठे हुए अतीक अहमद ने एक बार फिर निर्दलीय ही चुनाव का फॉर्म भर दिया, लेकिन अतीक की किस्मत का सूरज डूब चुका था। शायद ये अतीक के रसूख के डूब जाने का भी संकेत था। फूलपुर उपचुनाव में अतीक को एक बार फिर हार मिली। योगी के सीएम बनते ही अतीक के खिलाफ कई मामलों की जांच शुरू हो जाती है। इसके बाद से लेकर साल 2023 तक अतीक की करीब 1600 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति, गैर कानूनी संपत्ति पर बिल्डोजर चला दिया गया। अतीक का भाई अशरफ भी मरियाढी डबल मर्डर नाम के मामले में जेल में बंद था। अतीक के 4 बेटे थे, इनमें से 2 नाबालिग हैं जिनके नाम नहीं ले सकते। दोनों फिलहाल बाल सुधार गृह में बंद हैं। एक उमेश पाल हत्याकांड में आगे चलकर आरोपी बनता है, जिसका नाम था असद। दूसरा बेटा उमर जेल में बंद है। अतीक के बड़े बेटे उमर पर 26 दिसंबर 2018 को अपने पिता के कारोबारी दोस्त रहे मोहित जायसवाल को किडनैप करने का आरोप लगता है। मोहित ने छूटने के बाद इसकी कहानी भी बताई थी, जिसका जिक्र हमने शुरुआत में ही कर दिया था कि कैसे मोहित जायसवाल को देवरिया जेल में ले जाकर पीटा गया और कागजों पर साइन करवा गए। अतीक और उसका भाई अशरफ जेल में ही था कि इस बीच 22 फरवरी 2023 के दिन प्रयागराज में दिन दहाड़े वकील उमेश पाल की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। वकील उमेश पाल वही आदमी थे जो बसपा के एमएलए राजू पाल की हत्या के मामले में चश्मदीद थे। इस घटना में वकील उमेश पाल के साथ साथ उनकी सुरक्षा में लगे 2 सुरक्षाकर्मियों की भी मौत हो जाती है। इस घटना के कोई 4 सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। इस मामले को उमेश पाल हत्याकांड के नाम से जाना जाने लगा। इस हत्याकांड ने उत्तर प्रदेश राज्य की कानून व्यवस्था को उजागर करके रख दिया। वकील उमेश पाल की पत्नी की शिकायत पर अतीक और अतीक के भाई अशरफ, पत्नी शाइस्ता, बेटे असद, शूटर अरमान, गुलाम और गुड्डू मुस्लिम और साबिर समेत 9 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया जाता है। इस मामले में अतीक और अशरफ पर जेल से साजिश रचने का आरोप लगा। इस मामले में पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की पहचान शुरू कर दी। सबसे पहले 27 फरवरी के दिन यानी उमेश पाल हत्याकांड के 1 हफ्ते के अंदर ही अतीक अहमद के ड्राइवर रहे अरबाज को निपटा दिया गया। पुलिस के अनुसार अरबाज ही उस क्रेटा कार को चला रहा था जिसे शूटरों ने उमेश पाल की हत्या के लिए इस्तेमाल किया। ये कार भी कथित तौर पर अरबाज के घर से बाहर से मिली। 6 मार्च के दिन पुलिस ने अतीक अहमद के शार्प शूटर विजय कुमार उर्फ उस्मान चौधरी को भी प्रयागराज के कोंदिहारा में एनकाउंटर करके मार डाला। विजय कुमार ने ही वकील उमेश पाल पर सबसे पहले फायरिंग की थी और वीडियो में दिखाई दे रहा था। उत्तर प्रदेश पुलिस उमेश पाल के हत्यारों को ढूंढ कर निपटा ही रही थी कि 28 मार्च के दिन साल 2006 में हुए उमेश पाल की किडनैपिंग मामले में प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट ने अतीक अहमद को दोषी माना और उम्र कैद की सजा सुना दी। अब ये अफवाहें उड़ने लगी कि यूपी सरकार कभी भी अतीक का एनकाउंटर करवा सकती है, लेकिन उससे पहले ही 13 अप्रैल 2023 के दिन यूपी पुलिस ने उमेश पाल हत्याकांड के दोषी अतीक अहमद के बेटे असद और गुलाम को एक कथित एनकाउंटर में झांसी में मार गिराया। बताया जाता है कि उमेश पाल की हत्या से जुड़े सीसीटीवी फुटेज में असद और गुलाम दोनों ही फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं।
जब प्रयागराज की एक कोर्ट में पेशी के दौरान अतीक को उसके बेटे असद की मौत की खबर मिली तो वो कोर्ट में ही फूट फूट कर रोने लगा। अतीक के बेटे असद की मौत के 2 दिन नहीं बीते थे कि इलाहाबाद के एक तांगे वाले के बेटे बाहुबली अतीक का साम्राज्य पूरी तरह ढह गया। 15 अप्रैल की रात करीब 10:30 बजे प्रयागराज पुलिस अतीक और अशरफ को मेडिकल के लिए काल्विन अस्पताल ले जा रही थी। काल्विन अस्पताल के बाहर गाड़ी से उतरते ही अतीक और उसके भाई को मीडिया ने घेर लिया, लेकिन कुछ सेकंड भी नहीं बीते कि इतने में ही 3 गुंडों ने अतीक और उसके भाई अशरफ पर गोलियां बरसा दी। कुछ ही पलों के भीतर 5 बार विधायक रहे और 1 बार सांसद रहे माफिया डॉन अतीक दम तोड़ देता है। मौके पर ही पुलिस ने तीनों हत्यारों को पकड़ लिया। इन 3 अपराधियों के नाम हैं, एक बांदा जिले का लवलेश तिवारी, हमीरपुर जिले का मोहित उर्फ सनी और कासगंज जिले का अरुण मौर्य। कहने को इसकी पुलिस जांच भी हो रही है और जांच में कहा जा रहा है कि इन तीनों को माफिया अतीक अहमद को निपटाने की सुपारी दी गई थी और एडवांस में तीनों को 10-10 लाख रुपए भी दिए गए थे। हालांकि कुछ लोग इस हत्या को एक प्रायोजित हत्या की भी आशंका जता रहे हैं। अतीक की हत्या किसने कराई ये तो आगे की जांच में पता चल जाएगा या ये हमेशा ही एक रहस्य रह जाएगा, जिसे अगर थोड़ा और स्पष्ट होकर कहा जाए तो एक खुला रहस्य रह जाएगा। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जब पहले से ही अतीक और अशरफ दोनों ही पुलिस की कैद में थे तो कैद में ही हत्या क्यों हो जाने दी गई? अगर ये हत्या कराई गई है तो इसका क्या औचित्य है? अगर ये हत्या इन 3 लड़कों ने खुद ही की थी तब भी ये एक बेहद गंभीर सवाल है कि पुलिस के घेरे में कैद अपराधी को कुछ हत्यारे बंदूक से भून कर चले जाते हैं। इस मामले में सबके अपने अपने विचार हैं, सबके अपने अपने तर्क हैं। कुछ का ये भी कहना है कि अच्छा हुआ, कुछ का ये भी कहना है कि लाइव टीवी पर हत्याओं को गौरवान्वित करने से और बढ़ावा देने से क्या राज्य में हत्याओं का ट्रेंड नहीं बढ़ेगा? क्या ये न्यायिक व्यवस्था की असफलता नहीं है? बहरहाल ये तर्क तो दिए जाते रहेंगे, किसी को कुछ सही लगेगा, किसी को कुछ और सही लगेगा, लेकिन इस मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसी कमेंट बॉक्स में हमारी वीडियो के स्पॉन्सर मैन मैटर्स के प्रोडक्ट की लिंक भी मिल जाएगी। आप कूपन का इस्तेमाल करेंगे तो 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फिर आऊंगा कोई कहानी लेकर, अगली कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।